नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूकेएसएससी बाय अंकित सर में। तो आज लेकर आए हम जीएस की क्लास, जिसमें लेकर आए हम प्रीवियस ईयर के 15 क्वेश्चंस, 15 से 16 क्वेश्चन, जिनको करेंगे हम डिस्कस इन डेप्थ। देखते हैं लोअर पीसीएस 2011 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड से। पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का कारण था। तो हमसे इस पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, पृथक उत्तराखंड निर्माण का कारण क्या था? जो उत्तराखंड निर्माण का कारण दोस्तों हमने सभी ने पढ़ा है। देखते हैं ऑप्शन ए कहता है केंद्र सरकार की इच्छा। देखिए केंद्र सरकार की इच्छा तो थी नहीं बिल्कुल भी। इतने अगर केंद्र सरकार की इच्छा होती तो हमें इतने आंदोलन ना करने पड़ते। ऑप्शन बी है पहाड़ी संस्कृति का संरक्षक। तो पहाड़ी ये भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी कहता है असंतुलित विकास से पिछड़ापन। देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, असंतुलित विकास से पिछड़ापन। इसका मतलब ये है दोस्तों, हम जानते हैं पहले उत्तराखंड 2000 से पहले हमारा यूपी में आता था। ठीक है, यूपी में आता था तो यूपी जो था बहुत बड़ा राज्य था। तो बड़े राज्य होने के कारण जो था हमारा पहाड़, इसका विकास और यहाँ पे जो प्रॉपर सुख सुविधाएं होती थी यहाँ नहीं पहुँच पाती थी। तो इसका जो विकास था वो कहीं न कहीं बहुत पीछे जा रहा था। इसी की माँग को लेकर जो हमारे उत्तराखंड निर्माण के कई सारे आपने देखे होंगे कि आंदोलन हुए थे। तो सर्वप्रथम इसी को देखते हुए 1938 में पहली बार माँग रखी गई थी पृथक उत्तराखंड राज्य की। ठीक है, हमने पढ़ा भी है पृथक उत्तराखंड की जो माँग रखी गई थी, फर्स्ट टाइम कब रखी थी? 1938 में। इसी में देखते हैं हम सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का रहा तो यूकेडी का रहा। ठीक है, यूकेडी पार्टी का। यूकेडी पार्टी का गठन कब हुआ था? 1979 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार-बार एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाता है यूकेडी की स्थापना कब हुई थी? यूकेडी की स्थापना कहाँ पर होती है? मसूरी में होती है। ठीक है, और यूकेडी के जो पहले अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे डीडी पंत। ठीक है, पहले अध्यक्ष होते हैं डीडी पंत, जो कि नैनीताल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होते हैं। ठीक है, डीडी पंत जी। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय किस राजनीतिक दल की सरकार थी? ठीक है, केंद्र में सॉरी। ठीक है, राज्य निर्माण के समय केंद्र में किसकी सरकार थी? तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो देखते हैं ऑप्शन ए कहते हैं जनता दल। जनता दल तो नहीं थी जनता दल की सरकार। ठीक है, ऑप्शन बी है हमारे पास राष्ट्रीय जनतांत्रिकी गठबंधन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिकी गठबंधन। ठीक है, और इस समय अगर बात करें हम, जब गठन के समय जो प्रधानमंत्री थे, तो गठन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे अटल जी। ठीक है, अटल जी। देखिए ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है बिल्कुल भी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गठन के समय पूछ रहा है। ठीक है, गठन कब हुआ था उत्तराखंड का? 2000 में। तो 2000 में हमारे प्रधानमंत्री हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। बात करें हम घोषणा की, तो 1996 में हम जानते हैं कि एचडी देवगौड़ा जी ने जो थी केंद्र से, लाल किले से इसकी घोषणा की थी। ठीक है, एचडी देवगौड़ा जी ने। बात करें हम 1996 में कौन राष्ट्रपति था घोषणा के समय? फिर से ध्यान दीजिएगा, घोषणा के समय राष्ट्रपति कौन था? ठीक है, जब घोषणा हुई थी तो उस समय राष्ट्रपति कौन था? शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा। ये कब थे राष्ट्रपति? जब उत्तराखंड बनने की घोषणा हुई थी। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा जी। ठीक है, बात करें हम उत्तराखंड के गठन के टाइम की, तो गठन के टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे? गठन के टाइम पे के आर नारायण जी। हमने देखा भी है कि के आर नारायण जी जो करते हैं साइन करते हैं। ठीक है, उत्तराखंड राज्य विधेयक में, बिल में के आर नारायण जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में। और बात करें हम उस समय यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे जब उत्तराखंड का गठन हुआ? तो राजनाथ सिंह जी। ठीक है, राजनाथ सिंह जी कौन थे उस समय? यूपी के मुख्यमंत्री। ठीक है, राजनाथ सिंह जी, राजनाथ। ठीक है, राजनाथ सिंह जो थे यूपी के मुख्यमंत्री थे गठन के टाइम पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको देख लीजिएगा एक बार फिर से। ठीक है, गठन के समय पूछे तो अटल जी प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायण। लेकिन अगर घोषणा किसने की थी पूछेगा तो 96 में एचडी देवगौड़ा ने की थी, और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा जी। ठीक है, और यूपी के सीएम राजनाथ सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर वैट लागू होने की तारीख है। तो उत्तराखंड में वैट कब लागू हुआ था? ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2005 में। ठीक है, 1 अप्रैल 2005 में उत्तराखंड में वैट लागू हुआ था। ठीक है, बात करें हम जीएसटी की, तो उत्तराखंड में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, उत्तराखंड में जीएसटी लागू हुआ था हमारा 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, बात करें हम जीएसटी डे की, तो जीएसटी डे भी हमारा 1 जुलाई को ही आता है। ठीक है, और बात करें उत्तराखंड जीएसटी पास करने वाला कौन सा राज्य था? तो उत्तराखंड था 5वां राज्य। ठीक है, 5वां राज्य।
जीएसटी पास करने वाला उत्तराखंड 5वां राज्य था। बात करें उत्तराखंड की जीएसटी नंबर की, तो उत्तराखंड का जीएसटी नंबर भी कितना है? 5वां ही है, ठीक है? जीएसटी नंबर भी 5वां है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, वित्त मंत्री, ठीक है? वित्त मंत्री कौन है हमारा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है? वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है? बात करें जीएसटी भारत में किस देश के मॉडल पर लागू हुआ है? तो भारत का मॉडल जीएसटी का किस देश पे लागू हुआ है? कनाडा के, ठीक है? भारत किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा, ठीक है? कनाडा। बात करें सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ शुरू हुआ? तो सर्वप्रथम शुरू हुआ था फ्रांस में, ठीक है? सबसे पहले फ्रांस में शुरू हुआ था जीएसटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बात, जीएसटी अगर कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए तो जीएसटी कितने नंबरों का अंक होता है? तो जीएसटी में 15 अंकों का नंबर होता है, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में सर्वाधिक आवृत्ति प्राकृतिक आपदा है, ठीक है? तो उत्तराखंड में बताने में सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक आपदाएं आती है वो किससे आती है? तो भूकंप, ऑप्शन ए हमारा भूकंप है, ये तो नहीं है, ठीक है? ऑप्शन बी हमारा भूस्खलन है, ठीक है? तो भूस्खलन से सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, आजकल आपने देखा होगा जोशीमठ में जो चल रहा है वो भूस्खलन ही है, ठीक है? जोशीमठ में जो चल रहा है वो हमारा भूस्खलन ही है। तो इसी प्रकार से उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो आपदाएं आती हैं वो आती हैं भूस्खलन से, ठीक है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें हम उत्तराखंड गढ़वाल में सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था? गढ़वाल में, ठीक है? 1803 का हमने देखा था, जिसमें आधे से ज्यादा हमारी गढ़वाल के जो जनता थी वो मर गई थी, ठीक है? और बात करें हम मालपा घटना की, तो मालपा में कब हुआ था घटना? मालपा जो हमसे आयोग बार बार पूछता है, मालपा घटना कब की है? ठीक है, 17 अगस्त 1998। आपने देखा था ये सचिवालय रक्षक में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? उसके बाद ये लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन था। तो ये बार बार आयोग जो है इस क्वेश्चन को रिपीट करता है, चाहे वो यूकेपीएससी हो चाहे वो यूके ट्रिपल एससी हो, ठीक है? दोनों आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है? अगला हमारा नैनीताल में भूकंप हमने देखा था। नैनीताल में भूकंप कब आया था? नैनीताल, ठीक है? नैनीताल में कब आया था विनाशकारी भूस्खलन? 18 सितंबर 1888 में, ठीक है? ये भी काफी बार हमसे आयोग में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आपको नोट करते हुए चलना है। अगला है हमारा, इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो हमें बताना है कि गंगा की कौन सी उत्तर वाहिनी जो नदी है वो उत्तर वाहिनी है। तो चलिए देखते हैं हम एक बार इसको डायग्राम से मदद से समझते हैं हम इसे डायग्राम की। तो ये हमारे गंगा नदी तंत्र है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो रामगंगा ऊपर से बह रही है, ठीक है? गोमती जो है ऊपर से आ रही है, गंडक जो है ऊपर से आ रही है, कोसी ऊपर से आ रही है और महानंदा, ठीक है? जो नीचे से जाने वाली नदी है तो सोन नदी होगी, टॉन्स होगी, ठीक है? केन होगी, बेतवा होगी, सिंध होगी, सभी जो है नीचे से मिलती है दक्षिण से, ठीक है? ऊपर से मिलने वाली और नीचे से मिलने वाली आप यहाँ पे डायग्राम की मदद से देख सकते हैं, ठीक है? और गंगा की बात करें हम लंबाई की, तो गंगा की लंबाई कुल लंबाई जाएगी हमारे पास 225 किलोमीटर, ठीक है? बात करें गंगा की उत्तराखंड में कितनी लंबाई है, तो उत्तराखंड में हरिद्वार, हमने देखा था कि देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर, ठीक है? देवप्रयाग में ही अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, ठीक है? अलकनंदा प्लस भागीरथी का संगम हमारा देवप्रयाग में होता है, ठीक है? भागीरथी का संगम देवप्रयाग में, जहां से इसे गंगा नाम से जाना जाता है, ठीक है? देवप्रयाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सोन नदी। आपने देख लिया है, सोन नदी जो है इसकी दक्षिण से मिलती है, ठीक है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, सोन नदी। ऊपर से कोसी से कौन सी नदी बहती है? हमने देखा कोसी ऊपर से आती है, ठीक है? नॉर्थ से आती है, घाघर भी नॉर्थ से आती है और गंडक भी नॉर्थ से आती है, ठीक है? चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमसे, आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो हमें बताना है आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है, ठीक है? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में आटाकामा रेगिस्तान है। एक बार हम बाकी रेगिस्तानों पर भी नजर डाल लेते हैं, ठीक है? ये रहा हमारा वर्ल्ड का मैप, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ हो जाएगा हमारा? अफ्रीका में, ठीक है? लेकिन बात करी थी हमने आटाकामा की, तो आटाकामा में देखा साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका में, ठीक है? दक्षिण अमेरिका में। तो ये कहाँ पर है? चिली में है, ठीक है? दक्षिण अमेरिका का एक देश है, चिली में हमारा आटाकामा मरुस्थल है। बात करें हम दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट की, तो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कहाँ है हमारा? सहारा, ठीक है? सहारा कहाँ पे? अफ्रीका में है, ठीक है?
बात करें हम यूरोप की, तो यूरोप में कौन सा पड़ता है हमारे एशिया और यूरोप में? गोबी मरुस्थल, ठीक है, गोबी मरुस्थल हमने देखा था। और ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। अरेबियन डेजर्ट हमारा ये रहा, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम की मदद से। और सेंट्रल एशिया, एशियन डेजर्ट कहाँ पे हमारा? एशिया में, ठीक है। और तालका मकान कहाँ पे है हमारा? चाइना में, ठीक है। तालका मकान हमने देखा था कि चाइना में पड़ता है, ठीक है। और सारा डेजर्ट हमने देख ही लिया, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है नामांकित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? तो हमें बताना है ऑप्शंस में से किसमें जो प्रति व्यक्ति भूमि जो है सर्वाधिक है। दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़िएगा। अगर कभी पूछता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप हम जानते हैं एशिया महाद्वीप है, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है कि प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक किसमें है, ठीक है। ये क्वेश्चन बना हुआ क्वेश्चन है लोअर पीसीएस 2011 में, तो आपको ध्यान से बिल्कुल देखना है। तो इसका ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो एक बार इसको भी हम फिर से मैप की मदद से देख लेते हैं हमारा, ठीक है। ये है हमारा वर्ल्ड का मैप, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो यहाँ पर जो है प्रति व्यक्ति भूमि सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और सबसे बड़े महाद्वीप की बात करेगा तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा हमारा? एशिया महाद्वीप, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे कौन सा हमारा? अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। और थर्ड पे हमारा नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, ठीक है। ये हमारे कुछ महाद्वीप है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है चंद्र ग्रहण होता है जब, तो हमें बताना है चंद्र ग्रहण कब होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है हमारे पास? पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। इसको भी हम डायग्राम की मदद से समझते हैं एक बार। देखिए ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सूर्य, और ये हो जाएगा हमारा चंद्रमा, ठीक है। और इसके बीच क्या है? पृथ्वी। सॉरी, ये हो जाएगा हमारा सूर्य ग्रहण, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो हमारा क्या होता है? सूर्य ग्रहण, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। ये जब यहाँ से सूर्य दिख रहा होगा आपको, ये चंद्रमा है, ठीक है, ये चंद्रमा है। और इसके चंद्रमा जब सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण में ठीक इसी के अपोजिट हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या होता है? पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। ये आप डायग्राम की मदद से देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा, और चंद्रमा के बीच में क्या आ रही है? हमारी पृथ्वी आ रही है, ठीक है। तो इससे जो पृथ्वी सन की जो सनलाइट होती है पृथ्वी पे डायरेक्ट पड़ती है, और पृथ्वी की जो शेडो होती है वो चंद्रमा पे आ जाती है पूरी, तो इससे हो जाता है हमारा चंद्र ग्रहण, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है विजयनगर राज्य के संस्थापक थे, तो सभी को पता है विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का, ठीक है। हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी, कब की थी? 1336 में, ठीक है। हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना की गई थी। बात करें ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी क्या है हमारा? कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय कौन से वंश के थे? तुलु वंश के, ठीक है, तुलु वंश के थे, तुलु राजवंश के थे, ठीक है। और कृष्णदेव राय का जो कार्यकाल माना जाता है कब का है? 1509 से 1529 तक, ठीक है। ये तुलु वंश के जो कि ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा अगर कोई था तो वो कृष्णदेव राय था। इनकी हमने देखा था काव्य मिलता है, इनका काव्य कौन सा है कृष्णदेव राय का? अमाक्त माल्याद, ठीक है, अमुक्त माल्याद, अमुक्त माल्याद इनका काव्य देखा था हमने, ठीक है। ये कौन सी भाषा में मिलता है? हमें मिलता है तेलुगु भाषा में, ठीक है, तेलुगु भाषा में, ठीक है, तेलुगु भाषा में मिलता है। इनके दरबार में हमने देखा था अष्टदिग्गज भी रहते थे, अष्टदिग्गज भी रहते थे इनके दरबार में। वो किस नाम से जाने जाते थे? 8 कवि, ठीक है, अष्टदिग्गज यानी 8 कवि, ठीक है, इन्हीं के दरबार में रहते थे। और इन्हीं को कृष्णदेव राय जी को जो है अलग क्या नाम से जाना जाता है? आंध्रा भोज, ठीक है। आंध्रा भोज किसे कहते हैं? आंध्रा भोज, ठीक है। तो कृष्णदेव राय भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। एक बार इसको हम मैप की मदद से भी देख लेते हैं। हमारा जो विजयनगर साम्राज्य आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंडिया का मैप है। यहाँ पर क्या है? विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य जो है कर्नाटक में था, ठीक है। कर्नाटक साइड आपने देखा होगा, ज्यादा इसका विस्तार कर्नाटक साइड में ही माना जाता है, ठीक है। बात करें बहमनी साम्राज्य की, तो बहमनी साम्राज्य जो था हमारा विजयनगर साम्राज्य से ऊपर, ठीक है, मुंबई और हल्का सा गुजरात की ओर, ठीक है। आपने देखा था कि बहमनी साम्राज्य हमारा इस तरफ है, ठीक है, जहां पर बीजापुर और गोलकुंडा भी यहीं पे थे, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य इसके जस्ट नीचे, ठीक है।
बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य की अगर एक्स्ट्रा फैक्ट देखें तो हम विजयनगर साम्राज्य में जो थे हमारे 4 वंश थे, संगम वंश, चालुक्य वंश, तुलुव वंश और अरुवाड़ी वंश, ठीक है। हरिहर और बुक्का कौन से वंश के थे? संगम वंश के, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिहर और बुक्का क्या थे? संगम वंश के थे, ठीक है। बात करें हम कृष्णदेव की, तो कृष्णदेव राय की तो हमने देख लिया है कि तुलुव वंश के थे, ठीक है। कृष्णदेव राय कौन से वंश के थे? तुलुव वंश के थे, ठीक है। बात करें हम पुष्यमित्र की, तो पुष्यमित्र क्या थे? नहीं, पुष्यमित्र के थे शुंग वंश के संस्थापक, ठीक है। शुंग राजवंश के संस्थापक, ठीक है। राजवंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र, ठीक है। संस्थापक, ठीक है। पुष्यमित्र हो जाएंगे हमारे शुंग राजवंश के संस्थापक, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति का हेतु है, ठीक है। उषा मेहता, ठीक है, ये पूछ रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उषा मेहता के रिलेटेड थी, ठीक है, किससे रिलेटेड थी? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में कांग्रेस के गुप्त रेडियो का संचालन, ठीक है। कांग्रेस के गुप्त रेडियो का संचालन किसने किया था? उषा मेहता ने किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमसे इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था, ठीक है। तो हमें बताना है गुलाम वंश का कौन नहीं था। तो बात करें हम गुलाम वंश की, तो एक बार इसको हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ लेते हैं। गुलाम वंश का अगर हम बात करें तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 से 1210 के बीच में, ठीक है। इसका शासनकाल माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें वास्तविक शासन की, तो वास्तविक शासन किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को, ठीक है। वास्तविक शासक अगर कभी पूछ दिया वास्तविक शासक कौन है गुलाम वंश का, तो इल्तुतमिश है, ठीक है। इल्तुतमिश इसका वास्तविक शासक हो जाएगा, ठीक है। बात करें हम इसके जो हमसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान का शासनकाल, तो उसका शासनकाल था 1236 से 1240 के बीच, ठीक है। एकमात्र महिला जो कि गुलाम वंश की गद्दी पर बैठी, ठीक है। महिला जो गुलाम वंश की गद्दी पर बैठी, ठीक है, कौन थी? रजिया सुल्तान। ये क्वेश्चन हमसे बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो गुलाम वंश का आपने देख ही लिया, 1206 से 1290 तक हमारा क्या था? गुलाम वंश था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा हमारा, इब्राहिम लोदी, ठीक है। कौन नहीं था पूछ रहा है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का हमने देखा 1206 से 1210 के बीच कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन करा, ठीक है। 1206 से 1210 के बीच। बात करें हम इब्राहिम लोदी की, तो इब्राहिम लोदी कौन था? लोदी वंश का, ठीक है। लोदी वंश का, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, ठीक है। बहलोल लोदी, देखिए पूछता है भारत पे सबसे पहले अफगान वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोदी वंश ने की थी, ठीक है। बहलोल लोदी ने की थी, ठीक है। और आगरा की स्थापना आ जाए कभी, आगरा की स्थापना तो किसने की थी? सिकंदर लोदी ने, ठीक है। सिकंदर लोदी ने, ठीक है। सिकंदर लोदी ने कब की थी? 1504 में आगरा की स्थापना की थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना वंश है? तो हमें बताना है सबसे पुराना वंश कौन सा है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मौर्य वंश की स्थापना, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की थी? इसका शासनकाल कब से मानता है? 1325 से 185 ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व इनका शासनकाल माना जाता है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है भारत आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है, तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। क्या किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष, ठीक है। ये क्वेश्चन को बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हमारा लोअर पीसीएस, ठीक है, लोअर पीसीएस 2011 में पूछा गया वो क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है, तो कर्मचारियों का महंगाई और भत्ते का निर्धारण का क्या आधार है? ऑप्शन बी उपभोक्ता की कीमत सूचकांक, ठीक है। उपभोक्ता की कीमत सूचकांक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो हमें बताना है म्यांमार के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर भारत का सही क्रम क्या है? ठीक है, भारतीय राज्यों का। तो इसे भी हम एक बार मैप की मदद से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट का मैप। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश, हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद आता है नागालैंड। ठीक है, फिर आता है मणिपुर और फिर आता है मिजोरम। देखिए, सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं? अरुणाचल प्रदेश तो सबको पता रहता है कि यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन जो मणिपुर और मिजोरम में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग। ठीक है, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, अगर अच्छी लगेगी तो आप लोग को इस ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा, वरना आप लोग को याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मणिपुर और मिजोरम की ट्रिक क्या है? जब आपके पास मनी होगी, ठीक है, जब आपके पास मनी होगी तभी तो आप मजे करोगे। ठीक है, तो इससे हमें याद रखना है, पहले मनी आएगी फिर आएगा मजे। ठीक है, पहले मनी होगी तो तभी मजे करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जब मनी होगी तभी मजे करेंगे। तो पहले आएगा मणिपुर और फिर आएगा मिजोरम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्रम हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन की ओर। तो हमारे ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। ठीक है, सबसे पहले। फिर आता है नागालैंड, ये भी सही है। फिर आता है मणिपुर, क्योंकि पहले जब मनी होगी तभी तो मजे करेंगे ना। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, ऑप्शन बी क्या था? देखिए, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो असम का तो बिल्कुल भी ऐसा कोई क्रम नहीं हो रहा है म्यांमार के सारे। असम तो हमारा बिल्कुल अलग हो गया। एक बार आपको मैप से दिखा देता हूँ। तो असम तो म्यांमार से कहीं तक नहीं लगा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी तो ऐसे ही नेग्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, असम है ही नहीं, तो नागालैंड आ जाता है, फिर इसका कोई वो नहीं। ऑप्शन सी क्या था? असम। तो सबसे पहले असम तो फिर आ ही नहीं सकता है, फिर से वही बात, ऑप्शन सी कट जाएगा। ऑप्शन डी में क्या था? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। देखिए, फिर से मणि। ठीक है, मणिपुर आ गया, तो मणिपुर सबसे पहले क्या आएगा? नागालैंड आएगा मणिपुर से पहले, फिर आएगा मनी, फिर आएगा मिजोरम। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन हमसे कहता है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम क्या है? तो ब्रिटिश पीएम के सरकारी आवास का नाम हमें बताना है। दोस्तों, कोई अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, तो आलतू फालतू क्वेश्चन है, तो आप लोअर पीसीएस 2011 का पेपर में आप देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ठीक है, इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि हाल ही में हमने देखा था जो एलिजाबेथ है, ठीक है, एलिजाबेथ की जो है मृत्यु हुई है। ठीक है, एलिजाबेथ की मृत्यु हुई है। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 8 सितंबर 2022 को उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो उनकी मृत्यु पे जो है एलिजाबेथ की, तो उनका जो आखिरी फ्यूनरल हुई थी तो वो वहीं पे हुई थी। एक बार आपको मैं फोटोज से फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा कि 10 डाउन स्ट्रीट कैसा दिखता है। ये देख सकते हैं आप, ये तस्वीर, ये क्या है? ब्रिटिश पीएम का जो है ऑफिस है। ठीक है, जो घर है जहाँ पर उसके कहते हैं 10 डाउन स्ट्रीट कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हुई थी उस दिन की तस्वीर है। उस दिन की तस्वीरों में आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, नीचे ये रात की तस्वीर है। ठीक है, तो ये है ब्रिटिश पीएम का जो है आवास। ठीक है, बात करें हम भारतीय पीएम के आवास की, तो भारतीय पीएम का आवास क्या आता है? रेस कोर्स में। ठीक है, 10 रेस कोर्स में। ठीक है, 10 रेस कोर्स भारतीय पीएम का। ठीक है, पीएम इंडिया। तो ये थे आज के हमारे जीएस के महत्वपूर्ण 16 सवाल, जिसमें मैंने लगभग हर एक टॉपिक से, चाहे वो हिस्ट्री हो, ठीक है, हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, और वो उत्तराखंड हो। ठीक है, तो हमने सभी, और इकोनॉमिक्स भी हमने कवर करी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपने हमारी लास्ट वीडियोस तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, उस पर आपने काफ़ी लोगों ने आपने उसको देखी है, पर जो सब्सक्राइबर है हमारे वो सिर्फ 13% लोगों ने किया है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, देखिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, तो आप लोगों से ये उम्मीद रहती है कि आप लोग जो है इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से अगर आप लोग जल्द से जल्दी सब्सक्राइब करेंगे और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम डेली लाइव क्लास लाना भी शुरू कर देंगे। और अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, बिल्कुल फ्री, टारगेट यूकेएसएससी बाय अंकित सर, जहाँ पर हमारा कोर्स इस समय चल रहा है। 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। वीडियो वीपीडियो कनिष्ठ सहायक के लिए जो हमारा स्पेशल बैच चल रहा है। ठीक है, और वन रक्षक के लिए हमने 30 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे डाले हुए हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत जल्द वन आरक्षी ठीक है, वन आरक्षी की जो तैयारी कर रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जो वन आरक्षी बनने की सोच रहे हैं, इस बार हमारे पास 840 से ज़्यादा पद हैं। ठीक है, 840 से ज़्यादा पद है, और इसमें आपके पास बहुत अच्छा मौका है देखिए वन आरक्षी बनने का।
क्योंकि काफ़ी लोग जो है हमारे कांस्टेबल में सेलेक्ट हो जाएँगे, जिसका जल्दी रिज़ल्ट देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है? कुछ लोग जो है कनिष्ठ सहायक में चले जाएँगे, उससे पेपर कब है 5 मार्च को, ठीक है? और कुछ लोग जो है पीडीओ की ओर बढ़ेंगे, ठीक है? और कुछ लोग क्या है पटवारी, और कुछ लोगों का क्या है जो लास्ट बचेंगे हमारे वन आरक्षी के लिए, ठीक है? वन आरक्षी का बहुत अच्छा मौका है, तो इसके लिए हमारा बहुत जल्दी ये कोर्स शुरू हो रहा है ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट का, ठीक है? जिसमें हम बेसिक क्वेश्चन कराएँगे और एक जेन्युइन प्राइस के साथ आपके लिए कोर्स बहुत जल्द आपके लिए लेके आएँगे आप लोगों के बीच। तो हमसे जुड़े रहिएगा, इसी प्रकार वीडियोज़ को देखते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।